14 का फर्स्ट पार्ट तो बहुत ईजी है। प्रोडक्ट एक्स इज प्रोसेस्ड बाय पासिंग द केमिकल सी थ्रू 4 प्रोसेस। एक प्रोडक्ट एक्स बनता है और वो केमिकल सी को 4 प्रोसेस से पास करता है, यानी केमिकल सी इज द इनपुट, प्रोडक्ट एक्स इज द आउटपुट। सी फर्स्ट प्रोसेस में इनपुट होगा और एक्स फोर्थ प्रोसेस का आउटपुट होगा। वेयर आउटपुट ऑफ अर्लियर प्रोसेस बिकम्स द इनपुट ऑफ सब्सिक्वेंट प्रोसेस। बड़ी नई सी बात बताई इन्होंने। आगे देखिए, लॉस ऑफ मटेरियल परसेंटेज ऑफ इनपुट के रिलेशन में 1 में 20, 2 में 10, थर्ड में 16.67, फोर्थ में 8.33 और किसी की भी रीसेल वैल्यू नहीं है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर केजी बताइए ऑफ प्रोडक्ट एक्स इफ द कॉस्ट ऑफ केमिकल सी इज 8 रुपीज। एक एक्स बनाने में कितने रुपए का रॉ मटेरियल लगेगा अगर सी 8 रुपए का है? तो पहले हम ये देख लें कि प्रोसेस और इनपुट, लॉस, आउटपुट। कह रहा है एक एक्स बनाने में कितना सी लगेगा, तो हमें क्या पता, पहले हम देखते हैं 100 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 100 20 80 80 8 72 72 12 60 60 5 55, आई थिंक सो यही होगा। तो 55 है हमारे x, तो कितने c है? 100। आपको बताया था अगर परसेंटेज ऑफ लॉस इनपुट के रिलेशन में हो तो लेट इनपुट इक्वल्स टू 100। तो यानी 55x के लिए 100 c है, 1x के लिए होंगे 1.8181 1.8181 सी, और इन अमाउंट इनटू कितने रुपए का? एक 8 रुपए का, दैट कम्स टू 14 रुपए 54 पैसे। भाई यही है ना, अगर परसेंटेज ऑफ लॉस इनपुट के रिलेशन में तो 100 से स्टार्ट करा, 55x के लिए 100 ये। अब वो कह रहा है एक x के लिए, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर केजी बताइए ऑफ प्रोडक्ट x, यानी एक x का। अगर c 8 रुपए का है तो एक x पे 1.8181 c लगेगा और रुपीज में इतना लगेगा। बी पॉइंट, कैपेसिटी ऑफ प्रोसेस प्लांट्स ऑफ प्रोसेस 1 2 3 4 टू होल्ड द मटेरियल फॉर प्रोसेस एक्सप्रेस्ड इन मैट्रिक टन। वो कह रहा है कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस बतानी है, कैलकुलेट ऊपर लिखा है, कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ प्रोसेस, हर प्रोसेस की कैपेसिटी बतानी है, यानी दैट इज प्लांट 1 2 3 4 की, टू होल्ड द मटेरियल फॉर प्रोसेस एक्सप्रेस्ड इन मैट्रिक टन। मैट्रिक टन में कैपेसिटी बतानी है हमें। अगर दो कंडीशन पूरी हो, 20% स्पेस हमें चाहिए केमिकल रिएक्शन के लिए, यानी 20% तो हम केमिकल रिएक्शन में वेस्ट कर देंगे, और आउटपुट चाहिए हमें 5 टन। पहले एक बात बताइए, 55 के लिए 100 इनपुट चाहिए था, क्या इस समय तक मैं कहीं कोई वेस्टेज कर रहा था या नहीं कर रहा था? कैपेसिटी वेस्टेज मतलब 20% स्पेस एडिशनल वाला। ये जब मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करा तो 20% एडिशनल स्पेस की कोई बात नहीं करी, यानी 100 इनपुट करूंगा, नॉर्मल लॉस होगा तो मेरा क्या आ जाएगा? 55 आउटपुट। अब वो कह रहा है 20% स्पेस और चाहिए हमें तो हमें बताइए कितनी कैपेसिटी चाहिए होगी। तो अगर हम बात करें 55 के लिए कितना इनपुट था? 100, लेकिन अब कितने परसेंट और हमें चाहिए होगा? 120%। तो व्हाट वुड बी द कैपेसिटी बताइए? अरे बताइए, 100/55 इंटू 120% है 2. हाँ, और इंटू 5 के लिए कितना होगा? ऐसे समझिए, 1 मिनट रुकिए। 100 है 55 के लिए, तो 5 के लिए कितना होगा? उन्होंने 5 के आउटपुट के लिए पूछा है ना, दो कंडीशन पूछे हैं। 5 मेट्रिक टन आउटपुट के लिए हमें कितना इनपुट करना होगा? तो नॉर्मल कंडीशन में इतना इनपुट करना होगा, बट 20% एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। So this would be the
रिक्वायर्ड इनपुट, रिक्वायर्ड इनपुट कितना होगा 100, 5 के लिए इतना चाहिए बट 120% और स्पेस है तो कितना हो गया 10.91। प्रोसेस 2 में आई है, बस सिंपल सा है। उसने कहा 20% एडिशनल स्पेस चाहिए तो कितना इनपुट चाहिए होगा तो हम कहेंगे नॉर्मल कंडीशंस में 80 चाहिए 55 आउटपुट के लिए, 5 के लिए नॉर्मल कंडीशन में इतना चाहिए। अब आप कह रहे हैं 20% और एडिशनल रखना है, वो कह रहा है 2 कंडीशन पे आप इनपुट बताइए, अगर 5 आउटपुट चाहिए हो और 20% एडिशनल चाहिए हो। तो जो भी हम सोच रहे थे वो 100% पे सोच रहे थे, अब हमें कितने पे सोचना पड़ेगा 120% पे। तो अब बताइए कितना इनपुट होगा 8.724। थर्ड प्रोसेस में 55 आउटपुट के लिए 72 इनपुट, क्योंकि उसने 5 के लिए पूछा है ना, 5 के लिए कितना होगा और 120% पे कितना होगा, देन यू विल गेट द आंसर्स। यानी वो बंदा ये कह रहा है 5 आउटपुट के लिए हर प्रोसेस का इनपुट बताइए, और एक बात और ध्यान रखिए 20% एडिशनल चाहिए मुझे। क्वेश्चन 11 अब एक बार ट्राई करिएगा, और वरना कल होमवर्क सेशन में ले लेंगे, जिससे अपना सिलेबस भी आगे बढ़ाते रहें। अब क्वेश्चन 11 आप ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि आपने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे ट्राई कर लीजिएगा। नहीं होगा तो कल एक क्वेरी सेशन में ले लेंगे उसे। और राइट नाउ नए टॉपिक पे बढ़ रहे हैं, जिससे हमारा सिलेबस भी आगे बढ़ता रहे। तो इनपुट आउटपुट में मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए थे 4 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 12 था, 13 था, 14 था, 3 ही क्वेश्चन दिए थे। 11 आप और कर लीजिएगा, 15 काट दीजिए, 15 छोड़िए 15 नहीं करना है, क्वेश्चन 11 और कर लीजिएगा। अब है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से क्वेश्चन आता है, जहां से बच्चों की हवा भी खराब होती है, वर्क इन प्रोग्रेस और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। वर्क इन प्रोग्रेस और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। बस एक सेकेंड। इस बात को समझाने से पहले बस मैं आपसे एक सीधे से क्वेरी करता हूं। फॉर एग्जांपल ये है प्रोसेस 1, इसे नोट ना करिएगा, सिर्फ समझिए। मतलब कोई बात नहीं बता रहा मैं आपको कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, सिर्फ एक क्वेरी है जिसका जवाब मुझे पता है कि आप बड़े आराम से दे देंगे। वो क्वेरी ये है कि मान लीजिए हमने इनपुट करा 1000 यूनिट का 10,000 रुपये का, लेबर लगाई 5,000, ओवरहेड्स लगाए 5,000, नॉर्मल लॉस हो गया सपोज 100 यूनिट 500 रुपये के। ठीक है जी। इसके बाद जब हमने आउटपुट निकाला तो आउटपुट आया 700, और जो प्रोसेस 2 में जाने लायक है, और 200 यूनिट ऐसे थे जो अभी इनकम्प्लीट थे, यानी दैट हैज नॉट बीन लॉस्ट, और ना ही जो है वो कंप्लीट हुए, अभी और उन पर काम होना बाकी है। तो हमने जब इनपुट लगाया 10 5 5, इसके बाद हमने प्रोसेस चलाया, प्रोसेस चला के जब हमने आउटपुट निकाला तो 100 यूनिट तो हमारे उड़ गए, 700 यूनिट बिल्कुल सही आ गए जिन्हें हम प्रोसेस 2 में दे देंगे, 200 ऐसे हैं जिन पे अभी और काम होना है। ये इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है जो
प्रोसेस 2 को दिए जा सके या बेचे जा सके, जैसे भी हो। अब तक हम क्या करते थे, अब तक हम क्या करते थे कि 1000 की कॉस्ट है, पेन दूसरा चेंज कर, 1000 की कॉस्ट है 20,000, 500 हट गए, 900 की कॉस्ट है 19,500 और डिवाइड करके कितना आया जरा बताना, 19,500 अपॉन 900, 21.67। एक मिनट, इसे बेचो, ये तो खर्ची 2 रुपये हुआ है, 10 5 15 5 20, हाँ 20, ठीक है, हाँ 21.67, 21.67 आया। इस 21.67 से हम सबको मल्टीप्लाई कर लेते थे। अब आपको लगता है 21.67 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। क्या इन दोनों की कॉस्ट पर यूनिट सेम होनी चाहिए? वन इज कंप्लीटेड, वन इज इनकम्प्लीट। हम बोले देखिए, जो हमारा बिल्कुल सजा हुआ बहुत खूबसूरत सा माल है वो 21 रुपए का कॉस्ट रखता है, और जो उबड़ खाबड़ पड़ा इस पे भी 21 रुपए का ही खर्चा आया है। ये तो नहीं है पॉसिबल। यानी अब तक की सारी कहानी पलट गई। इतना बढ़िया सब कुछ जिंदगी चल रही थी, आराम से कॉस्ट निकाल के सब मल्टीप्लाई कर देते थे। अब अचानक इसके टपकने से ये दोनों 21.67 के नहीं रहे। इसका मतलब इसका पर यूनिट डिफरेंट है, इसका पर यूनिट डिफरेंट है। अब है क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो ये है कि ये जो 15 5 20,000 है, इसको इन दोनों से जोड़ना है। 20,000 माइनस 500, 19,500 को प्रोसेस 2 और WIP से जोड़ना है। यानी मटेरियल 10,000, कितना इस पे लगा, कितना इस पे लगा, लेबर 5,000, कितनी इस पे लगी, कितनी इस पे लगी, ओवरहेड 5,000, कितने इस पे लगे, कितने इस पे लगे, 10,000 मतलब 500 का मटेरियल तो बिक गया, 9,500 कितना लगा। अब हमें ये इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर ये दोनों फिनिश्ड हो गए होते तो दोनों पे बराबर ही लगता, तो हम हर चीज को 7:2 में तोड़ देते। अरे अगर आप सिंपल देखें तो मैं क्या करता हूं, 19,500 इंटू 7/9, 19,500 इंटू 2/9। अरे यही तो है, 19,500 अपॉन 9 इंटू 7 इंटू 2 ही तो कर रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखो तो है क्या भाई, दोनों एक जैसे हैं, 700 और 200, यानी सारी कॉस्ट को 7:2 में बांट दो। है सर, तो हम अब तक क्यों नहीं बांट रहे थे? हम अब तक बेटे यही कर रहे थे। आप क्या कर रहे थे? 19,500 अपॉन 900 कर रहे थे, यानी 19,500 अपॉन 9, फिर जो भी कॉस्ट पर यूनिट आ रही थी इंटू 700। तो एक जनरल वे क्या है, ये मैं कोई रटा नहीं रहा, एक जनरल वे क्या है, दो चीजें एक जैसी हैं, दो में कुछ बांटना है, तो दैट शुड बी अपॉर्शन्ड इन द सेम प्रोपोर्शन। बट अभी प्रॉब्लम क्या है, दैट कैन नॉट बी, 10,000 कैन नॉट बी प्रोपोर्शन्ड इन 7:2। ये टॉपिक है वर्क इन प्रोग्रेस। अब मुझे क्या देखना पड़ेगा, ये तो 700 के बराबर ही काम किया है इन्होंने। 700 यूनिट अगर मेरे फिनिश्ड हो गए तो 700 यूनिट के बराबर ही मटेरियल लगा, 700 यूनिट के बराबर ही लेबर लगी, 700 यूनिट के बराबर ही ओवरहेड लगे। बट ये 200 यूनिट जो मेरे इनकम्प्लीट है, इसका मतलब इन पे 100% काम हुआ है, कुछ कम हुआ है, कुछ कम हुआ है। से हमने कहा मटेरियल अभी 20% लगना रह गया है, तो इसका मतलब इनमें जो 200 यूनिट पे मटेरियल जो लगा है वो कितने यूनिट के बराबर लगा है? 180। तो इसका मतलब मटेरियल के लिए इनका रेशो होना चाहिए 700:180। लेबर सपोज हम कह रहे हैं 85% लगी है, भाई कम लगी है तभी तो वर्क इन प्रोग्रेस है ना। तो इसका मतलब 200 यूनिट भले ही दिख रहे हैं, बट इनमें लेबर कितने यूनिट के बराबर लगी है? 100। तो लेबर के लिए द रेशो शुड बी 700:100। It means in case of work in progress, I need to calculate equivalent units. बिल्कुल इनिशियल लेक्चर्स में जाइए, जब मैं कह रहा था कि 2 बच्चे मुझसे 50% फीस में पढ़ रहे हैं, तो मैं उन्हें कितने बच्चे मान के चलता था एट द टाइम ऑफ यूनिट? 1 बच्चा, क्योंकि मैं कहता था ये मुझे कितना फीस दे रहा है, 50%, और जो पैसा ही नहीं दे रहा था उसे मैं कुछ मानता ही नहीं था। मतलब खर्चा कर रहा था, उसका खर्चा बाकी लोगों से लेने की हम बात करते थे। तो वर्क इन प्रोग्रेस के टाइम में वी नीड टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट यूनिट्स। कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या टॉपिक लिखा है? यानी ये परेशानी किस समय अराइज होगी हमें? जिस समय वो कहेगा यूनिट हमने बाहर निकाले, इतने फिनिश आ गए और इतने WIP आ गए, बस आप समझ जाइए। अब जो हम ये करते थे कि यहां पर इसके बाद रोक लेते थे अपने आप को और फिर कहानी स्टार्ट करते थे, वो कहानी बेकार हो गई है। बोलो जी, कोई दिक्कत है यहां पे? तो
अब क्या करेंगे, अब लिखिए इफ देयर आर सम incomplete unit in the process, then we calculate the equivalent unit of equivalent completed unit of incomplete unit and apportion all expenses of process in completed unit and incomplete unit in the ratio of completed units and equivalent units। अभी समझ में आएगा आपको जरा मैंने क्या लिखवाया। If there are some incomplete unit in the process, we calculate the equivalent completed unit of incomplete unit। incomplete unit के equivalent completed unit निकालेंगे और apportion करेंगे process के expenses को completed unit incomplete unit में in the ratio completed unit and equivalent unit। यानी जो incomplete unit के equivalent units होंगे उनके बराबर उस ratio में हम apportion करेंगे। For this purpose आगे लिखिए, for this purpose following statements are required to be prepared। First, statement of unit। Second, statement of equivalent units। Third, statement of cost per unit। Fourth, statement of total cost of completed unit, incomplete unit and abnormal loss oblique gain units। ये 4 स्टेटमेंट हमें बनाने पड़ेंगे, मतलब आसान नहीं है रहा, सिंपल सी बात को कॉम्प्लिकेटेड करना पड़ेगा। वैसे सिंपल सी बात है, यूनिट का रेशो में बांटना है। ठीक है जी। अब जैसे प्रॉब्लम नंबर 16 पे आ जाओ आप। सोलह पे भी ना आके एक मिनट रुको, बता दो करा रहा हूं।
आप आइए क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर 9.26। पहुंचे जी। अब हमें पहचान कैसे होगी, क्या होगा, वो तो अभी हम देखेंगे। फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल फॉर अ प्रोडक्ट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 दिया हुआ है। अच्छा, आपने क्या करना है, जब प्रोसेस 1 वगैरह दिया हो तो आप प्रोसेस 1 का सीधे बनाना शुरू करेंगे मेरे साथ साथ। प्रोसेस 1 मतलब हम इसे ऐसे देखेंगे, हमें प्रॉब्लम आई तो हम करेंगे क्या। प्रोसेस 1 कॉलम्स वॉलम सब आपको पता है, सीधे से स्टार्ट करते हैं। टू ओपनिंग WIP कह रहे हैं, है नहीं तो हमें लिखनी भी नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल लगाया 60,000, 60,000। लेबर लगाई 12,000। फैक्ट्री ओवरहेड लगाए 24,000। फैक्ट्री के अलावा प्रोसेस में कोई और ओवरहेड हो भी नहीं सकते, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं होते हैं। यूनिट्स जो प्रोसेस में आए थे वो 40,000 यूनिट्स आए थे। यूनिट रिसीव्ड इन प्रोसेस, तो मैंने यूनिट के कॉलम में 40,000 लिख लिया। आई थिंक इजीली समझ में आ गया होगा। 40,000 यूनिट्स प्रोसेस में आए थे, तो 40,000 यूनिट 60,000 रुपए के थे। कंप्लीट यूनिट हो गए 36,000, बहुत बढ़िया। वो कहाँ चले जाएंगे, प्रोसेस 2 में। कितने, 36,000 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस है 2,000 यूनिट, बाई नॉर्मल लॉस 2,000 यूनिट्स। कितने में बिकेंगे, कुछ नहीं बता रहा कितने में बिकेंगे, नहीं बता रहा तो कोई बात नहीं, बिकेंगे ही नहीं, यानी नॉर्मल लॉस का कोई वैल्यू नहीं होगा। आगे कह रहा है ओहो क्लोजिंग WIP भी है, कितने यूनिट्स है, 2,000, यानी 40,000 यूनिट में से 2 तो नॉर्मल लॉस हो गए जिनकी कोई सेल प्राइस नहीं है, मैंने डैश मार दिया। ये 36 कंप्लीट हो गए, 2,000 इनकम्प्लीट है। तो दोनों की कॉस्ट पर यूनिट सेम हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। आगे कह रहा है कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं है, देयर हैज बीन नो एबनॉर्मल लॉस। अब कह रहे हैं प्रिपेयर करिए प्रोसेस अकाउंट। अब मैंने कहा यार ये बड़ी समस्या हो गई कि ये इनकम्प्लीट है और ये कंप्लीट है, तो इसका मतलब ये 2,000 यूनिट के बराबर इनमें काम हुआ ही नहीं है। इनमें 2,000 यूनिट के बराबर काम नहीं हुआ है, तो कितने यूनिट के बराबर हुआ है वो हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहला स्टेटमेंट बनाएंगे, मेरे साथ साथ बनाएंगे स्टेटमेंट वर्किंग नोट में 1 में, स्टेटमेंट ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स के बारे में डाटा देंगे। ओपनिंग WIP कुछ नहीं है, इंट्रोड्यूस कितने किए, 40,000। नॉर्मल लॉस कितना है, 2,038। एबनॉर्मल लॉस है नहीं। 38,000 में से WIP कितना है, 2,000, और कंप्लीट कितने हो गए, 36। यानी एक तरीके से इस स्टेटमेंट की वैसे कोई जरूरत नहीं है, बट जिस समय ओपनिंग स्टॉक दिया जाएगा उस समय जरूरत पड़ेगी। ओपनिंग स्टॉक ना दिया हो तो ये तो बस मैंने यूनिट्स जो थे उनके बारे में डिटेल लिखी है, केवल एक सिंपल। अभी आपको बातें समझ में आएंगी। 40,000 इंट्रोड्यूस करें, 2,000 नॉर्मल लॉस, 38 ये 2 36 मेरे यूनिट कंप्लीट हो गए। मुझे किसकी कॉस्ट निकालनी है, इनकम्प्लीटेड यूनिट की, इस इनकम्प्लीट यूनिट की, और तो किसी की कॉस्ट निकालनी नहीं है। बताइए, क्लियर है। वर्किंग नोट नंबर 2, ये तो नोट है ना आपका। वर्किंग नोट नंबर 2 दैट इज स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। इसको कैसे बनाते हैं बेटे वो देखिएगा आप। सिर्फ यूनिट्स देखिए, सिर्फ किस फॉर्म में, ये अमाउंट की फॉर्म में नहीं है। ऊपर क्या लिखा है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, पर्टिकुलर्स, यानी किस पे कितने यूनिट के बराबर काम हुआ। देखिए एक तो हो गए आपके फिनिश्ड, जो गुड्स फिनिश्ड हो गए उनमें कितने % मटेरियल लगा होगा, 100% मटेरियल, 100% लेबर, 100% ओवरहेड। तो 36,000 यूनिट पर 36,000 यूनिट के बराबर मटेरियल, 36,000 के बराबर लेबर, 36,000 के बराबर ओवरहेड। बताइए। और जो इनकम्प्लीट है 2,000 यूनिट, उनके लिए नेक्स्ट पेज पे दे रहा है मटेरियल 100% के बराबर लगा है, यानी कितने यूनिट के बराबर मटेरियल लग गया, 2,000। लेबर 50% के, ओवरहेड 50%।
अरे ये तो निकालना ही था हमें, मैंने तुम्हें एक जनरल बात बता दी कि मुझे इस रेशो में बांटना है कि दोनों पे कितना कितना काम हुआ। मुझे पता होना चाहिए ना, मटेरियल 36:2 में बंटना चाहिए, लेबर 36:1 में, और ओवरहेड 36:1 में। अरे जिस पे जितने यूनिट के बराबर काम हुआ है, अगर दोनों पे बराबर काम हुआ था तो हम दोनों को सेम प्रोपोर्शन में बांट लेते। बताइए यहां तक बात समझ में आ गई। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल कितना लगा जरा बताइए, आपका कितने रुपए का मटेरियल लगा है? 60,000 का। अगर आप देखें इस 60,000 के मटेरियल को आपको इन दोनों में बांटना है, 12,000 की लेबर को इन दोनों में बांटना है, 24,000 के ओवरहेड को इन दोनों में बांटना है, तो 60,000 का मटेरियल जिसमें से कुछ स्क्रैप बिका नहीं, बिका होता तो मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाती। बिकती क्या चीज है? लेबर बिकती है, स्क्रैप में ओवरहेड बिकता है, मटेरियल बिकता है। भाई अगर ये चीज आज स्क्रैप हो जाए तो आदमी कहेगा कितना माल है, मैं ये नहीं कहूँ, मैं उससे कहूँ नहीं लेबर हमने बहुत लगाई थी, वो कहेगा भाई लेबर तो लग गई, अब तो माल जितना पड़ा है। तो अगर तो मटेरियल हमारा 60,000 का है, कुछ भी स्क्रैप हाथ नहीं आया। ये 60,000 कितने यूनिट्स में बांटना है जरा आप मुझे बताओ। स्टेटमेंट नंबर 2 देखो, 60,000 कितने यूनिट्स पे लगा? फिनिश गुड्स करने में 36,000 यूनिट के बराबर का मटेरियल लग गया, इनकम्प्लीट यूनिट में 2,000 के बराबर का मटेरियल लग गया, यानी ये 60,000 रुपए 38,000 यूनिट्स पर लगे। कुछ आ रही है बात समझ में? तो पर यूनिट बताइए। 1.57। लेबर जरा देखिए कितनी है? 12,000। कितने यूनिट्स पे लगी है ये? 37। और ओवरहेड कितने? 24,000। कितने पे लगे हैं? 37। 0.3243, 0.6487। ठीक है जी, यानी एक यूनिट की कॉस्ट आ गई मटेरियल के, लेबर के, ओवरहेड के। इसके बाद अगला स्टेटमेंट बनाते हैं हम, स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। हमें किस किस की कॉस्ट निकालनी है? फिनिश गुड्स की। फिनिश गुड्स कितने हमारे? 36,000। इन पे कितने यूनिट के बराबर मटेरियल लगा? 36। लेबर कितने के बराबर लगे? 36। ओवरहेड कितने के बराबर लगा? 36 इंटू 1.5789 इंटू 0.3243 इंटू 0.6487, और आई कैन से 36,000 इंटू इन तीनों का टोटल कर दो। अरे सिंपल मैथ्स है, तीनों का टोटल कितना आ रहा है? 2.5519। 91,869। इनकम्प्लीट यूनिट कितने थे मेरे? 2,000। मटेरियल कितने यूनिट के बराबर लगा इसमें? 2,000। लेबर कितने के बराबर लगी? 1,000। ओवरहेड कितने के बराबर लगा? 1,000। कुल मिला के ये हो गया 4131। हुई इतनी बात। अब क्या करिए, 91,869 यहां कॉपी कर दीजिए, 4131 यहां कॉपी कर दीजिए। आप कितने रुपए बांटने निकले थे? 96,000। और आप कितने रुपए बांट के आए? 96,000। अरे ये 96 बांटने गए हैं, कहीं ऐसा ना हो 96 बांटने गए और 97 बांट के आ गए, मतलब उतने ही रुपए बटे हुए आने चाहिए। अब इसको सिंपल तरीके से देखिए जरा, लेमैन के तरीके से। मुझे सिर्फ 60,000 रुपए बांटने हैं मटेरियल के। किन दोनों पे बांटने हैं ये? किन यूनिट्स पे? 36,000 और 2,000। जरा एक मिनट सुनिए,
मुझे 60,000, अब लेमैन की तरीके समझिए, 60,000 रुपए का मटेरियल इन दोनों पे पहुंचाना है। 36,000 यूनिट पे कितना का मटेरियल लगा होगा, फिनिश्ड हो गए वो, कितने यूनिट के बराबर का लगा होगा, 36,000। और इत्तेफाक से WIP जो 2000 यूनिट है, इसमें मटेरियल पूरा लगा है। तो एक तरीके से मैं 60,000 को 36:2 में बांट सकता हूं, यानी डिवाइडेड बाई 38 इंटू 36। तो अगर आप देखें तो मैंने यही तो किया है, 60,000 डिवाइडेड बाई 38 इंटू 36 इंटू 2। लेबर को जब मैं बांटने जाऊंगा 12,000 को, तो ये किस में बांटूंगा, 36:2। 2000 यूनिट भले ही है, लेकिन मैं लेबर कितने यूनिट के बराबर लगी है, 1। तो लेबर को 12,000 को मैं किस में बांटूंगा, डिवाइडेड बाई 37 इंटू 36। तो अगर आप देखें तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट 12,000 डिवाइडेड बाई 37 ये आ गया, इंटू 36 इंटू 1। यानी सिंपल एक तरीके से प्रोपोर्शन को ही तो बांट रहे हैं हम। अरे अगर मैं आपसे बोलूं ये ओवरहेड 24,000 है, 36 और 12 2 पे लगा है, तो आप कहेंगे सर 2000 तो इनकम्प्लीट है, इसका मतलब 2000 के बराबर का ओवरहेड नहीं लगा। तो हमने कहा 1000 के बराबर लगा, तो आप कहेंगे 36:1 में बांट लीजिए आप। तो डिवाइड क्या करेंगे, 24,000 को 36:1 में बांटना है, तो पहले 37 से डिवाइड करेंगे। तो आप देखिए 24,000 को पहले 37 से डिवाइड करा मैंने स्टेटमेंट नंबर 3 में, फिर 36,000 यूनिट वाले में 36 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक तरीके से ये 4 स्टेटमेंट भले ही बना रहा हूं, बट इनका बेसिक टर्म तो यही है कि मुझे उसी कॉस्ट पर यूनिट को बांटना है जो जितने के बराबर हुआ। तो जैसे WIP आएगा आपको इस बारे में ध्यान देना है। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 22 घर से करके लाना है और 21 दोबारा घर से करना है, सिर्फ प्रोसेस 1 और 22 का प्रोसेस 1 2 दोनों। बाईस का 1 2 दोनों। और कल का सेशन बहुत टेक्निकल होगा, कोई छोड़े ना, कोई पूरा जुड़ा हुआ होगा।